अर्पिता अपनी देवरानी को गंवार कहकर अपमानित करती थी। एक दिन अर्पिता के सामने उसकी सास ने सोने के कुंडल रखते हुए कहा, ये मेरी बहू के लिए हैं। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उन कुंडलों के पीछे एक ऐसा राज छिपा है जो पूरे परिवार के रिश्तों को हिला देने वाला था। और सबसे ज़्यादा दर्द उस बहू को होने वाला था जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था। अनामिका जी अपने कमरे में बैठी बड़े प्यार से सोने के खूबसूरत कुंडलों को देख रही थी। उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। पास बैठी उनकी छोटी बहू आकांक्षा चुपचाप अपनी सास को देख रही थी। वो बहुत सीधी सादी लड़की थी। कम पढ़ी लिखी होने के कारण घर की बड़ी बहू अर्पिता उसे अक्सर गंवार कहकर चिढ़ाती रहती थी। आकांक्षा कभी पलटकर जवाब नहीं देती थी। उसे लगता था कि घर में शांति बनाए रखना ही सबसे बड़ी समझदारी है। अर्पिता की नज़र उन सोने के कुंडलों पर पड़ी। वो कुछ देर तक उन्हें घूरती रही, फिर अपने पति कार्तिक के पास जाकर बोली, सुनो जी, माँ जी ने उस गंवार के लिए सोने के कुंडल बनवाए हैं। लगता है माँ जी उस गंवार के प्यार में पागल हो गई हैं। आखिर उसमें ऐसा क्या है जो माँ जी उसे इतना चाहती हैं? मैं भी तो इस घर की बहू हूँ, मेरे लिए तो नहीं बनवाए। अर्पिता की आवाज़ में जलन साफ सुनाई दे रही थी। कार्तिक उस समय चुपचाप बैठा था। उसने अर्पिता की बात सुनी तो परेशान होकर बोला, अर्पिता, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? जब देखो तब लड़ाई करने के लिए तैयार रहती हो। और आकांक्षा तो इतनी सीधी है, फिर भी तुम उसे गंवार क्यों बोलती रहती हो? क्या उसने कभी तुम्हारा बुरा किया? और रही बात सोने के कुंडलों की, तो जब तुम्हारी शादी हुई थी तो बहुत सारे गहने गए थे, लेकिन आकांक्षा के लिए मम्मी ने शादी में ज़्यादा गहने नहीं बनवाए थे, क्योंकि उस समय हमारी आर्थिक स्थिति खराब थी। हो सकता है इसीलिए माँ ने अब उसके लिए। अर्पिता ने तुरंत मुंह फेर लिया, लेकिन कार्तिक आज चुप रहने वाला नहीं था। उसने भारी आवाज़ में कहा, मैं घर में बैठा रहता हूँ, कोई काम नहीं करता। आज की तारीख में इस घर का पूरा खर्च तुम्हारी उसी गंवार देवरानी का पति गौरव उठा रहा है, यानी कि मेरा छोटा भाई। तब तो तुम्हें बुरा नहीं लगता? गौरव ने कभी किसी पर एहसान नहीं जताया। वो सुबह से रात तक मेहनत करता है और तुम उसी की पत्नी को अपमानित करती रहती हो। आज अगर आकांक्षा की जगह तुम होती और गौरव घर पर बैठा होता तो तुम तो उसे घर से बाहर निकाल देती। तुमने कभी सोचा है अगर गौरव भी तुम्हारी तरह रिश्तों का हिसाब रखने लगे तो इस घर का क्या होगा? कार्तिक की बात सुनकर अर्पिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने पति की बात में अपनी गलती दिखाई देने के बजाय अपना अपमान नजर आया। वो बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकल गई। अर्पिता सोफे पर आकर बैठ गई। उसके मन में गुस्सा उबल रहा था। उसे सबसे ज़्यादा चोट इस बात की लगी थी कि आज उसके पति ने भी आकांक्षा का पक्ष ले लिया था। वो मन ही मन सोचने लगी, अब देखती हूँ मैं उस आकांक्षा को। माँ जी ने उसके लिए सोने के कुंडल बनवाए हैं ना, अब मैं उसे ऐसे परेशान करूँगी कि वो खुद इस घर से जाने की बात करेगी। अर्पिता की आंखों में आंसू नहीं बल्कि बदले की आग थी। वो एक के बाद एक आकांक्षा को परेशान करने के तरीके सोचने लगी। दूर खड़ी अनामिका जी अर्पिता के चेहरे के बदलते भाव को ध्यान से देख रही थी। वो समझ चुकी थी कि अर्पिता के मन में क्या चल रहा है। उन्होंने अपने पति अशोक जी की तरफ देखा और धीमी आवाज़ में कहा, मैंने बहुत दिनों तक इसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अब बात सिर्फ आकांक्षा के अपमान तक नहीं रही। ये लड़की धीरे धीरे अपने ही परिवार के रिश्तों को तोड़ रही है। अगर आज इसे नहीं रोका गया तो कल बहुत देर हो जाएगी। अशोक जी ने भी गंभीर होकर कहा, तुम ठीक कह रही हो अनामिका, लेकिन इसे डांट कर नहीं, इसे उसकी गलती का एहसास कराकर सबक सिखाना होगा। उस रात अनामिका जी और अशोक जी देर रात तक अपने कमरे में बैठे रहे।
दोनों के सामने एक ही सवाल था। अर्पिता को ऐसा क्या दिखाया जाए कि उसे समझ आए कि किसी को छोटा समझने से इंसान बड़ा नहीं हो जाता। तभी अशोक जी ने एक ऐसी योजना बताई जिसे सुनकर अनामिका जी कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई। उन्होंने धीरे से कहा, अगर ये योजना सफल हुई तो अर्पिता को अपनी भूल का एहसास हो जाएगा, लेकिन इसके लिए हमें कुछ दिनों तक आकांक्षा को भी बिना बताए सब सहना पड़ेगा। उधर आकांक्षा को इन सब बातों की भनक तक नहीं थी। वो अपने कमरे में बैठकर उन पुराने कपड़ों को तय कर रही थी जिन्हें वो अगले दिन कुछ ज़रूरतमंदों को देने वाली थी। उसकी आंखों में अपनी सास के लिए सम्मान था और बड़ी भाभी के लिए कोई भी शिकायत नहीं। अर्पिता ने भी ठान लिया था कि वो अपनी देवरानी को चैन से नहीं रहने देगी और अनामिका जी तथा अशोक जी की बनाई योजना अब शुरू होने वाली थी। अगली सुबह आकांक्षा रोज की तरह सबसे पहले उठी। घर के बाकी लोग अभी भी सो रहे थे, लेकिन वो चुपचाप रसोई में जाकर सबके लिए चाय बनाने लगी। उसके चेहरे पर वही शांत भाव थे जैसे कल कुछ हुआ ही ना हो। पिछली रात अर्पिता ने उसके बारे में जो कुछ कहा था उसकी उसे थोड़ी सी भनक जरूर लगी थी, लेकिन उसने उस बात को दिल पर नहीं लिया था। आकांक्षा हमेशा यही सोचती थी कि अगर घर का कोई अपना नाराज है तो उसे जवाब देने के बजाय प्यार से उसका मन जीतना चाहिए। चाय बनाते समय उसने देखा कि अनामिका जी रसोई के दरवाजे पर खड़ी उसे देख रही थी। अनामिका जी की आंखों में ममता थी, लेकिन साथ ही एक गहरा दर्द भी था। आकांक्षा ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी आप इतनी सुबह उठ गईं, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अनामिका जी कुछ बोल नहीं पाई। उन्होंने बस आकांक्षा के सिर पर हाथ रखा और मन ही मन कहा, बेटी तू नहीं जानती कि तुझे बचाने के लिए मुझे कितना कठोर बनना पड़ेगा। कुछ देर बाद अर्पिता भी उठकर बाहर आई। उसने जानबूझकर रसोई में जाकर आकांक्षा से कहा, क्या बात है, सुबह से ही बड़ी सेवा चल रही है। माँ जी के सामने अच्छा बनने से कोई अच्छा नहीं बन जाता। आकांक्षा ने उसकी तरफ देखा और धीमी आवाज में बोली, भाभी मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, आप कहें तो मैं आपका भी नाश्ता बना देती हूँ। अर्पिता ने ताना मारते हुए कहा, रहने दो, तुम्हारे हाथ का खाना मुझे पसंद नहीं। आखिर गांव की आदतें इतनी जल्दी थोड़ी बदलती हैं। आकांक्षा ने सिर झुका लिया। उसके होठों पर मुस्कान थी, मगर आंखों में नमी उतर आई थी। वो जानती थी कि अर्पिता उसे पसंद नहीं करती, फिर भी वो हर बार यही कोशिश करती थी कि शायद किसी दिन बड़ी भाभी के मन में उसके लिए ये नफरत निकल जाए। उसे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का था कि उसने अर्पिता का कभी बुरा नहीं किया था, फिर भी वो हर दिन उसे अपने ही घर में उसके होने का अपराध महसूस कराया जाता था। अर्पिता धीरे धीरे अपनी योजना पर काम करने लगी। वो आकांक्षा से छोटे मोटे कामों में गलतियां करवाने की कोशिश करती और फिर पूरे घर के सामने उसे नीचा दिखाती। एक दिन उसने जानबूझकर महंगी चादर पर चाय गिरा दी और तुरंत आकांक्षा को बुलाकर बोली, तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता। माँ जी ने तुम्हें बहुत सिर पर चढ़ा रखा है, इसका नतीजा देखो। आकांक्षा ने चादर हाथ में लेकर देखा तो उसे समझ आ गया कि चाय अर्पिता ने खुद गिराई है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप चादर धोने चली गई। अर्पिता को लगा कि उसकी चाल सफल हो रही है, मगर कमरे के बाहर खड़ी अनामिका जी सब देख रही थी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अशोक जी से कहा, जिस लड़की को मैंने अपनी बेटी समझकर घर में रखा, वही आज मेरी दूसरी बेटी को इतना दर्द दे रही है। मैं इसे कब तक सहती रहूं? अशोक जी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बस कुछ दिन और, उसे उसके कर्मों का आईना दिखाना जरूरी है। इसी बीच गौरव घर आया। वो सुबह से काम पर गया हुआ था और शाम तक थका हुआ लौटा था। हाथ में कुछ सामान था। आकांक्षा उसे देखते ही पानी लेकर आई। गौरव ने पानी पीते हुए मुस्कुराकर कहा,
तुमने खाना खाया? आकांक्षा ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। गौरव उसकी आंखों को देखते ही समझ गया कि वो झूठ बोल रही है। उसने पूछा, सच बताओ क्या हुआ? आकांक्षा ने बात टालते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ। गौरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आकांक्षा मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारी आंखों में छिपा दर्द भी पढ़ सकता हूँ। कोई कुछ कह रहा है तो मुझे बताओ। आकांक्षा की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, गौरव मैं इस घर में किसी के लिए बोझ नहीं बनना चाहती। भाभी मुझे पसंद नहीं करती, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि उनके सामने कम से कम जाऊँ। लेकिन अगर मेरी वजह से घर में कोई परेशानी हो रही है तो मैं। इतना कहकर वो रुक गई। गौरव ने तुरंत उसके मुंह पर हाथ रख दिया और बोला, दोबारा ऐसा मत कहना, तुम इस घर की बहू हो, बोझ नहीं। आकांक्षा गौरव की बात सुनकर रो पड़ी। उसने पहली बार अपने मन का दर्द बाहर निकाला। उसने कहा, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए गौरव। माँ जी ने मेरे लिए सोने के कुंडल बनवाए हैं, लेकिन मुझे डर लगता है कि उन कुंडलों की वजह से भाभी मुझसे और नफरत करेंगी। तुम माँ जी से कह देना कि वो कुंडल मुझे मत दे। गौरव कुछ पल चुप रहा, फिर उसने कहा, तुम्हें पता है माँ ने वो कुंडल क्यों बनवाए हैं? क्योंकि उन्हें तुम्हारे कानों में गहने नहीं, अपनी बेटी की खुशी देखनी है। और अगर कोई उस प्यार को भी गलत समझता है तो उसके लिए तुम्हें अपना सिर झुकाने की जरूरत नहीं है। उधर अर्पिता कमरे के बाहर खड़ी दोनों की बातें सुन रही थी। उसे गौरव की बातों में भी अपनी हार दिखाई दे रही थी। उसके मन में एक और कठोर विचार आया। उसने सोचा कि अगर वो किसी तरह ये साबित कर दे कि आकांक्षा ने घर के पैसे या गहनों पर नजर रखी है तो शायद अनामिका जी भी उससे नाराज हो जाएंगी। उसी रात उसने अनामिका जी के कमरे से वे सोने के कुंडल उठाकर एक ऐसी जगह छिपा दिए जहां आकांक्षा का सामान रखा रहता था। फिर सुबह होते ही उसने पूरे घर में हंगामा खड़ा कर दिया। माँ जी जो कुंडल लेकर आई थी वो नहीं मिल रहे। आखिर घर में इतनी बड़ी चीज गायब कैसे हो सकती है? अर्पिता की आवाज़ सुनकर सब लोग कमरे से बाहर आ गए। आकांक्षा घबरा गई। अनामिका जी ने जानबूझकर शांत रहते हुए पूछा, तुमने आखिरी बार कुंडल कहाँ देखे थे? अर्पिता ने तुरंत आकांक्षा की तरफ देखते हुए कहा, माँ जी मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रही, लेकिन कल तक वो कुंडल यहीं थे। आकांक्षा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने कांपती आवाज़ में कहा, भाभी आप मेरी तरफ क्यों देख रही हैं? मैंने आपके या माँ जी के कमरे में कदम तक नहीं रखा। अर्पिता ने तीखे स्वर में कहा, मैंने तुम्हारा नाम तो नहीं लिया, लेकिन अगर तुम्हें इतना डर लग रहा है तो शायद वजह भी होगी। ये सुनते ही आकांक्षा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, भाभी गरीब घर से आई हूँ लेकिन चोर नहीं हूँ। मेरे संस्कार इतने छोटे नहीं हैं कि मैं अपनी ही सास के गहने चुरा लूँ। घर में सन्नाटा छा गया। गौरव आगे बढ़ा और बोला, भाभी मेरी पत्नी पर इल्जाम लगाने से पहले सोच समझ लीजिए। तभी अर्पिता ने कहा, तो फिर उसके सामान की तलाशी लेने में क्या परेशानी है? ये सुनते ही आकांक्षा जैसे अंदर से टूट गई। उसे लगा जैसे वर्षों से जिस परिवार को अपना समझती आई थी, उसी परिवार में आज उसके चरित्र पर सवाल उठाया जा रहा था। उसने अपने कमरे की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, भाभी तलाशी ले लीजिए। अगर मेरे सामान से कुछ निकला तो मैं खुद इस घर से चली जाऊंगी, लेकिन अगर कुछ नहीं मिला तो आपसे सिर्फ एक बात पूछूंगी, क्या तब भी मैं आपके लिए गवार और चोर ही रहूंगी? अर्पिता कुछ पल के लिए चुप हो गई। तभी अनामिका जी ने पहली बार कठोर आवाज में कहा, बस अर्पिता अब बहुत हो चुका। सभी लोग उनकी तरफ देखने लगे। अनामिका जी ने अपनी अलमारी खोली और कुछ क्षण बाद वही सोने के कुंडल अपने हाथ में लेकर बाहर आ गई। सबके चेहरों का रंग बदल गया। अर्पिता की आंखें फैल गईं। आकांक्षा स्तब्ध रह गई। अनामिका जी ने कुंडल हाथ में लेकर कहा, ये कुंडल कहीं चोरी नहीं हुए थे,
इन्हें मैंने खुद अपनी अलमारी से निकालकर दूसरी जगह पर रख दिया था, लेकिन मैं ये जानना चाहती थी कि मेरे घर में कौन किसे कितना समझता है। अर्पिता का सिर झुक गया, लेकिन अनामिका जी अभी रुकी नहीं थी। उन्होंने कहा, अर्पिता, तुम्हें लगता है आकांक्षा गंवार है क्योंकि वो तुम्हारी तरह बड़े बड़े शब्द नहीं बोलती। तुम्हें लगता है वो छोटी है क्योंकि वो अपने अधिकार के लिए लड़ती नहीं। लेकिन आज तुमने जिस लड़की पर चोरी का इल्जाम लगाया है, उसी लड़की ने कुछ दिन पहले अपने मायके से आए पैसों में से आधे पैसे चुपचाप घर के राशन के लिए दे दिए थे। उसने कभी किसी को नहीं बताया क्योंकि उसे एहसान जताना नहीं आता। और तुमने उसे क्या दिया? हर दिन एक नया ताना, एक नया अपमान, और आज चोरी का इल्जाम। आकांक्षा की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने अपनी सास के पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहा, माँ जी, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे इस घर से दूर मत कीजिए। मैंने इस घर को अपना मायका समझा है। अनामिका जी ने उसे उठाकर गले लगा लिया। दोनों रोने लगी। अशोक जी भी ये दृश्य देखकर भावुक हो गए, लेकिन अर्पिता अभी भी चुप थी। उसके भीतर पछतावा शुरू तो हो चुका था, मगर अहंकार पूरी तरह टूटा नहीं था। वो अपने कमरे में चली गई और आईने के सामने खड़ी होकर खुद से पूछने लगी, क्या सच में गलती मेरी है? तभी उसकी नज़र अपने हाथों पर पड़ी। उसे याद आया कि कितनी बार आकांक्षा ने उसकी मदद की थी, कितनी बार उसकी तबीयत खराब होने पर उसके लिए खाना बनाया था, और कितनी बार उसके कठोर शब्दों के बाद भी आकांक्षा ने उसे भाभी कहकर सम्मान दिया था। अर्पिता की आंखों में पहली बार पछतावे के आंसू आए, लेकिन उसी समय उसका फ़ोन बजा। फ़ोन पर एक ऐसी खबर थी जिसने उसके पैरों तले ज़मीन खिसका दी। उसे पता चला कि गौरव ने घर के खर्च के लिए अपनी जमा की हुई सारी बचत लगा दी थी और अब वो खुद आर्थिक परेशानी में था। अर्पिता को पहली बार समझ आया कि जिस देवरानी को वो गंवार समझती रही, उसके पति ने पूरे परिवार का बोझ उठाने के लिए अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा रखी थी। अगली सुबह घर में एक अजीब सी खामोशी थी। पिछली रात जो कुछ हुआ था, उसके बाद किसी के पास कहने को कुछ नहीं था। आकांक्षा हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठी और रसोई में जाकर चूल्हा जला दिया, लेकिन आज उसके हाथों में पहले जैसी फुर्ती नहीं थी। वो बार बार गौरव के बारे में सोच रही थी। रात को गौरव ने उसे अपनी आर्थिक परेशानी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया था, लेकिन उसकी आंखों की थकान और चेहरे की चिंता आकांक्षा से छिपी नहीं थी। उसने चुपचाप नाश्ता बनाया और गौरव के लिए डिब्बा तैयार किया। तभी गौरव रसोई में आया। आकांक्षा ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, आप आज काम पर जाएंगे? गौरव ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ, मैं घर बैठ जाऊंगा तो घर कैसे चलेगा? आकांक्षा की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, आप हमेशा सबके बारे में सोचते हैं, कभी अपने बारे में भी सोच लिया कीजिए। गौरव ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मेरे बारे में सोचने वाली तुम हो ना, फिर मुझे किस बात का डर? आकांक्षा ने कुछ नहीं कहा और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया ताकि उसके आंसू गौरव को दिखाई ना दे। गौरव घर से निकलने ही वाला था कि अचानक उसका फ़ोन बजा। फ़ोन सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा। आकांक्षा ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? गौरव ने बस इतना कहा, ऑफिस में एक ज़रूरी समस्या हो गई है, मुझे तुरंत जाना पड़ेगा। वो तेजी से बाहर निकल गया। आकांक्षा दरवाजे पर खड़ी उसे दूर जाते हुए देखती रही। उसके मन में एक अनजाना डर बैठ गया था। कुछ ही घंटे बाद खबर आई कि गौरव जिस कंपनी में काम करता था, वहां अचानक भारी आर्थिक नुकसान के कारण कई लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है और गौरव का नाम भी उन लोगों में था। ये खबर सुनते ही आकांक्षा के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस आदमी ने इतने वर्षों तक पूरे परिवार का खर्च उठाया था, आज उसी के हाथ से उसकी नौकरी चली गई थी।
घर में सन्नाटा छा गया। कार्तिक सिर झुकाकर बैठ गया, क्योंकि कल तक वो खुद गौरव की मेहनत की बात कर रहा था और आज उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस भाई को वो घर का सहारा समझता था, उसके कंधों पर कितना बड़ा बोझ था। अर्पिता भी चुपचाप एक कोने में बैठी थी। उसके कानों में बार बार अनामिका जी के शब्द गूंज रहे थे। तुम्हें लगता है आकांक्षा गंवार है, लेकिन तुमने कभी उसके त्याग को समझने की कोशिश नहीं की। शाम को गौरव घर लौटा तो उसके हाथ खाली थे। वो रोज की तरह मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। आकांक्षा दौड़कर उसके पास गई और बोली, आप बैठिए, मैं पानी लाती हूँ। गौरव ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, आकांक्षा, आज मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैं हारना नहीं चाहता, लेकिन आज पहली बार मुझे लग रहा है कि शायद मैं बहुत थक गया हूँ। ये सुनते ही आकांक्षा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने गौरव के कंधे पर सिर रखकर कहा, आप अकेले नहीं हैं। इतने साल आपने सबका सहारा बनकर जिंदगी गुजारी है। अब अगर कुछ दिन मैं आपका सहारा बन जाऊं तो क्या गलत है। गौरव ने उसकी तरफ देखा। आकांक्षा ने अपने कमरे में जाकर अपनी छोटी सी संदूकची खोली और उसमें रखे कुछ गहने निकालकर गौरव के सामने रख दिए। गौरव घबरा गया। उसने पूछा, ये क्या कर रही हो? आकांक्षा ने कहा, इनकी ज़रूरत आज आपसे ज़्यादा किसी को नहीं है। गौरव ने तुरंत गहने वापस करते हुए कहा, नहीं, ये गहने तुम्हारे माँ बाप ने तुमको दिए थे। ये गहने मैं नहीं ले सकता। आकांक्षा मुस्कुराई और बोली, जिस घर ने मुझे बेटी बनाकर रखा है, उसके मुश्किल समय में अगर मैं अपने गहने भी नहीं दे सकती, तो फिर मेरे इन गहनों का मतलब ही क्या है? अर्पिता ये सब दरवाजे के पीछे खड़ी सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे याद आया कि वो आकांक्षा को सिर्फ इसीलिए गंवार कहती थी क्योंकि वो साधारण कपड़े पहनती थी, कम बोलती थी और गांव से आई थी। लेकिन आज वही लड़की बिना एक पल सोचे अपने गहने परिवार के लिए देने को तैयार थी। अर्पिता ने अपने कमरे में जाकर अपनी अलमारी खोली। उसके सामने महंगे कपड़े, गहने और कई कीमती सामान रखे थे, लेकिन अचानक उसे उन सब चीज़ों से घृणा होने लगी। उसने अपने आप से कहा, मैंने सारी जिंदगी ये साबित करने में लगा दी कि मैं आकांक्षा से बेहतर हूँ, लेकिन आज पता चला कि मेरे पास उससे ज़्यादा सामान है पर संस्कार नहीं। अगले दिन अनामिका जी ने परिवार के सभी लोगों को बैठक में बुलाया। उन्होंने सामने वही सोने के कुंडल रखे और कहा, ये कुंडल मैंने आकांक्षा के लिए बनवाए थे, लेकिन आज मैं इन्हें सिर्फ उसे देने नहीं जा रही। आज मैं चाहती हूँ कि ये कुंडल इस घर को एक ऐसी बात याद दिलाएं जिसे हम सब भूल गए हैं। रिश्तों की कीमत गहनों से नहीं, त्याग से होती है। फिर उन्होंने अर्पिता की तरफ देखा। अर्पिता सिर झुकाकर बैठी थी। अनामिका जी ने कहा, अर्पिता, मैंने तुम्हें सबके सामने अपमानित करने के लिए नहीं बुलाया। मैं चाहती हूँ कि तुम खुद बताओ, तुम्हें आकांक्षा से आखिर इतनी परेशानी क्यों थी? अर्पिता बहुत देर तक चुप रही। फिर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, माँ जी, मुझे लगता था कि आप आकांक्षा को मुझसे ज़्यादा प्यार करती हैं। मुझे लगता था कि मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, इसीलिए सबसे ज़्यादा सम्मान मेरा होना चाहिए। जब आपने उसके लिए कुंडल बनवाए तो मुझे लगा कि मेरी जगह कोई और ले रहा है। मैंने अपनी हीन भावना को छिपाने के लिए उसे गंवार कहना शुरू कर दिया, लेकिन धीरे धीरे मुझे पता ही नहीं चला कि मैं अपनी ही देवरानी से नफरत करने लगी। आकांक्षा ने अर्पिता की तरफ देखा। अर्पिता उठकर उसके पास गई और उसके सामने हाथ जोड़ दिए। उसने रोते हुए कहा, आकांक्षा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें जितना दर्द दिया है, शायद उसका हिसाब मैं पूरी ज़िंदगी भी नहीं चुका सकती। मैंने तुम्हें गंवार कहा, तुम्हारे मायके का मजाक उड़ाया, तुम्हारे कपड़ों पर ताने दिए और कल तो तुम पर चोरी का इल्ज़ाम भी लगा दिया।
तुम चाहो तो मुझे कभी माफ़ मत करना। आकांक्षा ने उसके हाथ पकड़ लिए और कहा, भाभी, मैं आपसे कभी नफरत कर ही नहीं पाई, क्योंकि आप मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। मुझे आपके शब्दों से बहुत दर्द हुआ, लेकिन मेरे मन में आपके लिए कभी बुरा भाव नहीं आया। ये सुनकर अर्पिता फूट फूट कर रोने लगी। उसने आकांक्षा को गले लगा लिया। दोनों बहुएं एक दूसरे से लिपट कर रो रही थी और अनामिका जी की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। तभी अशोक जी ने गौरव की तरफ देखते हुए कहा, बेटा, नौकरी चली गई है, जिंदगी नहीं। हम सब मिलकर फिर से शुरुआत करेंगे। कार्तिक तुरंत उठ खड़ा हुआ और बोला, पापा, अब तक गौरव ने इस घर का खर्च उठाया है, अब मेरी बारी है। मैंने बहुत समय बेकार बैठकर गुजारा है, अब मैं भी काम करूँगा। गौरव ने उसकी तरफ देखा और कहा, भैया, मुझे आपसे कभी शिकायत नहीं थी। कार्तिक की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, लेकिन मुझे खुद से शिकायत है। मैं तुम्हारे संघर्ष को देखते हुए भी आराम से बैठा रहा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अर्पिता ने भी कहा, और मैं भी घर के खर्च में अपना योगदान दूंगी। मुझे समझ आ गया है कि परिवार में किसी का एक का कमाना और बाकी लोगों का सिर्फ अधिकार जताना सही नहीं होता। कुछ दिनों बाद गौरव ने अपनी छोटी सी मेहनत से नया काम शुरू किया। शुरुआत बहुत मुश्किल थी। कई रातें ऐसी आई जब घर में सबने साधारण खाना खाया, लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की। आकांक्षा दिन रात गौरव का साथ देती रही। अर्पिता भी अब उसके साथ बैठकर काम करती। जिस रसोई में कभी दोनों के बीच ताने गूंजते थे, वहीं अब दोनों मिलकर हंसते हुए खाना बनाती थी। कार्तिक ने भी नौकरी की तलाश शुरू कर दी और धीरे धीरे वो भी अपने पैरों पर खड़ा होने लगा। परिवार की हालत पहले जैसी होने में समय लगा, लेकिन इस बार घर में पैसे कम थे और प्यार ज़्यादा था। एक शाम अनामिका जी ने आकांक्षा को अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने वही सोने के कुंडल उसके हाथ में रखे और कहा, बहू, जिस दिन मैंने ये कुंडल बनवाए थे, उस दिन अर्पिता को लगा था कि मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गई हूँ, लेकिन सच तो ये था कि मैं तुम्हारे संस्कारों की कद्र करती हूँ। तुमने इस घर को कभी अपना अधिकार समझकर नहीं, अपना परिवार समझकर निभाया। इसीलिए आज मैं चाहती हूँ कि ये कुंडल तुम अपने हाथ से अर्पिता को पहना दो। आकांक्षा हैरान रह गई। उसने कहा, माँ जी, ये तो आपने मेरे लिए बनवाए थे। अनामिका जी मुस्कुराई और बोली, आज से ये सिर्फ तुम्हारे नहीं, इस घर के रिश्तों की निशानी है। आकांक्षा ने कुंडल उठाए और अपनी अर्पिता भाभी के पास चली गई। अर्पिता ने उन्हें देखते ही कहा, नहीं आकांक्षा, ये तुम्हारे है, अब मैं तुम्हारा हक नहीं छीनूंगी। आकांक्षा ने मुस्कुराकर कहा, भाभी, आपने मेरा हक कभी नहीं छीना था। हम दोनों बस एक दूसरे को समझ नहीं पाए थे। फिर उसने अपने हाथों से अर्पिता के कानों में वे कुंडल पहना दिए। अर्पिता की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आकांक्षा को गले लगाकर कहा, आज से तुम मेरी गवार देवरानी नहीं, मेरी छोटी बहन हो। आकांक्षा भी रोते हुए बोली, और आप मेरी बड़ी बहन। अनामिका जी दूर खड़ी दोनों को देख रही थी। अशोक जी उनके पास आकर बोले, देखा, तुम्हारी योजना काम कर गई। अनामिका जी की आंखों में संतोष था। उन्होंने कहा, मैंने किसी को हराया नहीं, बस एक रिश्ते को टूटने से बचाया है। घर तब नहीं टूटता जब पैसा कम हो जाता है। घर तब टूटता है जब अपनों के दिलों में दूसरे के लिए सम्मान खत्म हो जाता है। उस दिन इस परिवार ने एक बहुत बड़ी सीख सीखी। किसी इंसान की कीमत उसके कपड़ों, पढ़ाई, भाषा या गांव शहर से तय नहीं होती। इंसान की असली पहचान उसके व्यवहार और उसके संस्कारों से होती है। आकांक्षा कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसने रिश्तों की वो किताब पढ़ रखी थी जिसे बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने वाले लोग भी अक्सर नहीं पढ़ पाते। अर्पिता पढ़ी लिखी और बहुत ही समझदार थी, लेकिन उसके भीतर की जलन ने उसकी सारी समझ पर पर्दा डाल दिया था। मगर अच्छी बात यह थी
कि उसने अपनी गलती स्वीकार करने में देर जरूर की, लेकिन जब समझ आया तो खुद को बदलने की हिम्मत भी दिखाई। कुछ महीनों बाद गौरव का काम चल पड़ा। कार्तिक भी नौकरी करने लगा। घर में फिर से खुशियां लौटने लगी। एक दिन अर्पिता ने अनामिका जी के पैर छूकर कहा, माँ जी, आपने मुझे उस दिन जो सबक दिया था वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था। अगर आपने मुझे उसी दिन डांटकर घर से निकाल दिया होता तो शायद मैं अपनी गलती कभी नहीं समझती। अनामिका जी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बहू, परिवार में सजा देने से ज़्यादा जरूरी है किसी को बदलने का मौका देना। आकांक्षा पास ही खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसके कानों में अब वे सोने के कुंडल नहीं थे, लेकिन उसके चेहरे की खुशी किसी भी सोने के गहने से ज़्यादा चमक रही थी, क्योंकि उसे कुंडलों से बड़ा एक रिश्ता मिल चुका था। एक ऐसी बड़ी बहन का रिश्ता जिसने कभी उसे गंवार समझा था और आज उसी के सम्मान के लिए सबसे पहले खड़ी थी। और उस घर के दरवाजे पर लगी एक छोटी सी नेम प्लेट के नीचे अब एक नई बात लिखी थी, इस घर में रिश्ते बड़े हैं, इंसान छोटा बड़ा नहीं। धीरे धीरे करके समय गुजर रहा था। 2 दिनों के बाद आकांक्षा का जन्मदिन था। अर्पिता ने पैसे जमा करके उसके लिए सोने के झुमके बनवाए। आकांक्षा के जन्मदिन को बहुत अच्छी तरह से अर्पिता ने मनाया था और उसने गिफ्ट के तौर पर वही सोने के झुमके आकांक्षा को दिए। वो झुमके देखकर आकांक्षा बहुत खुश हो गई और उसने अर्पिता को गले लगा लिया। दोनों का रिश्ता बहुत ही मजबूत हो गया था। ये देखकर अनामिका जी और अशोक जी बहुत खुश थे। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।